गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 1800 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे KVS, NVS, DSSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। आज 19 नंबर क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं जो विभिन्न प्रकार के काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने सॉल्व किए हैं सभी कालों के जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, 10 रूपकम के लेखक का नाम क्या है। तो 10 रूपकम के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, धनंजय। याद रखिएगा, कवि धनंजय जो हैं इसके लेखक हैं 10 रूपकम। तो आपका B ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, चंद्रालोक के रचनाकार का नाम क्या है। चंद्रालोक, ये कई बार प्रश्न आपका नेट में आया है, KVS में आया है। तो चंद्रालोक के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, जयदेव। याद रखिएगा, कवि जयदेव ने लिखा है चंद्रालोक। तो आपका D ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था DSSSB PGT में, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना जो है किस आचार्य ने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, भट्टनायक। याद रखिएगा, भट्टनायक ने जो है भावकत्व और भोजकत्व, जिसे जो है भुक्तिवाद भी बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा, भुक्तिवाद भी कहते हैं, तो इसकी विवेचना की थी भट्टनायक ने। इसके अलावा भट्टलोलट ने जो है उत्पत्तिवाद, याद रखिएगा, उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किया था। शंकुक ने अनुमितिवाद, और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो भुक्तिवाद जो है ये किस दर्शन पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, सांख्य दर्शन। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन पर आधारित है भुक्तिवाद। तो आपका D ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, रसो व रस को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रसो व रस को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, आचार्य विश्वनाथ। याद रखिए, आचार्य विश्वनाथ ने इसको सम्मिलित किया है। और इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वो रस का स्वरूप है जो इस रस को पा लेता है वही आनंदमय बन जाता है। याद रखिएगा, वो रस का स्वरूप है जो इस रस को पा लेता है वही आनंदमय बन जाता है। तो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पंक्ति जो है किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, देव। याद रखिएगा, देव कवि ने लिखी है। तो आपका D ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता जो है किस आचार्य की मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता जो है किस आचार्य की है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, शंकुक। याद रखिएगा, शंकुक जिन्होंने अनुमितिवाद का प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, अनुमितिवाद का प्रतिपादन किया था, इन्होंने चित्र तुरंग न्याय की मान्यता दी थी। तो आपका D ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में,
आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। याद रखिएगा, टोटल जो है 6 भेद माने हैं आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था DSSB PGT में, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरवे। याद रखिएगा, बरवे छंद में जो है 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काव्यालंकार सूत्र। याद रखिएगा, काव्यालंकार सूत्र जो है ये रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्र ग्रंथ है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो ये लिखा है आचार्य वामन ने। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं आचार्य वामन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र वज्रा। याद रखिएगा, उपेंद्र वज्रा जो है ये वर्णिक छंद है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? तो इनमें से वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ। याद रखिए, विश्वनाथ जो है ये वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10। याद रखिए, टोटल जो है आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, मर्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मर्मट जो हैं ये किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। याद रखिए, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं मर्मट। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो खड़ी बोली भाषा का पहला प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। याद रखिए, लल्लू लाल द्वारा खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किया गया था। ये जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते थे लल्लू लाल। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि क्या है? तो उच्चारण की दृष्टि से जो है वह ध्वनि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ट्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न पूछा गया था PGT में, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किस प्रकार हुआ था? तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास जो है किस प्रकार हुआ था या किस अपभ्रंश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी। याद रखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ था। तो आपका बी जो है सही उत्तर है। इसके अलावा सौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश से। और मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी, याद रखिएगा, बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ था मागधी अपभ्रंश से। तो आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोगरी। याद रखिए, डोगरी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली ये जो है प्रमुख पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो आपका डी जो है बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। याद किया, डॉक्टर बच्चन सिंह जो है इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न पूछा गया था DSSP PGT में। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसको डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, और ये प्रकाशित हुई थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। याद रखिएगा, 1888 में प्रकाशित हुई थी। तो आपका बी जो है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन राजे। याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन राजे जो हैं इसके लेखक हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गद्यकाल। याद रखिएगा, गद्यकाल नाम से उन्होंने आधुनिक काल का नामकरण किया था, क्योंकि आधुनिक काल में जो है सर्वप्रथम गद्य विधा का विकास हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1934। याद रखिएगा, 1934 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है प्रकाशित हुआ था, और इसके जो प्रथम 3 भाग हैं वो प्रकाशित हुए थे 1913। याद रखिएगा, 1913 में जो है प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे, और 1934 में अंतिम और चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहले 3 जो भाग हैं वो कब प्रकाशित हुए थे, और चौथा भाग जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगनिक। याद रखिएगा, जगनिक जो है इन्होंने लिखा है परमाल रासो। याद रखिएगा, परमाल रासो में ये कहा गया है। तो आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था DSSP PGT में, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शलिभद्र सूरी। याद रखिएगा, शलिभद्र सूरी जो है इन्होंने लिखा है पंच पांडव चरित्र रास। तो आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन इनमें से किसका है? तो उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये जो है तुलसीदास के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। यह प्रश्न पूछा गया था PGT में, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है किसने की थी? तो उसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ। याद रखिएगा, विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, और ये की गई थी 1565 में। याद रखिएगा, 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी,
तो आपका जो बी है, बी उत्तर है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो स्वामी अग्रदास जो हैं ये किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति काव्यधारा। ठीक है, रखिएगा, राम भक्ति काव्यधारा के लेखक माने जाते हैं स्वामी अग्रदास। इनको जो है अग्र अली भी कहा जाता है। ठीक है, रखिएगा, इनका दूसरा नाम है अग्र अली। और ये जो है रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रखिएगा, ये जो है रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी अग्रदास। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलुकदास। ठीक है, रखिए, मलुकदास जो हैं ये रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है। तो आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। ये पंक्ति जो है इनमें से किस कवि की मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। खास करके गोद लिए हुलसी फिरे, ये कई बार पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रहीम। ठीक है, रखिएगा, रहीम की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे। तो आपका बी, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति जो है किस कवि की मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति जो है ये किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। ठीक है, रखिएगा, विद्यापति की बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है माधव हम परिणाम निराशा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में ये आकांक्षा जो है निम्नलिखित में से किसकी है? यानी ये जो पंक्ति है ये किसने कही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरत। ख्याल रखिए, भरत ने ये कहा है। और इस पंक्ति का अर्थ क्या है, यानी कि भरत क्या कहना चाहते हैं? तो इसका अर्थ है, तो भरत यहाँ कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष की चाहत रखता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो यहाँ जो है भरत ये कहना चाहते हैं कि मुझे जो है ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मुझे सिर्फ भगवान श्री राम के चरणों की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था DSSB PGT में, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन जो है किस कवि के लिए है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। ठीक है, देखिए, सेनापति जो हैं ये ऋतु वर्णन से जुड़े रचनाएं लिखते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो सेनापति के संदर्भ में ये कथन कहते हैं कि ऋतु वर्णन में इनसे अच्छा श्रृंगारी कवि और कोई नहीं है। तो आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो इनमें से वो कौन से कवि हैं जिन्होंने की लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। ठीक है, क्या बिहारी जो हैं इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है कवियों के नाम है और सूची 2 में रचनाओं के नाम। तो पहले आते हैं चिंतामणि। तो इन्होंने लिखा है रस विलास। ठीक है, रखिएगा, रस विलास रचना लिखा है इन्होंने। तो आपका 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं रसलीन, इन्होंने लिखा है रस प्रबोध। ठीक है, रखिएगा, इन्होंने रस प्रबोध लिखा है। उसके बाद आते हैं भिखारी दास,
इन्होंने लिखा है रस सारांश, ठीक है रखिएगा, रस सारांश। और फिर आते हैं मतिराम, इन्होंने लिखा है रसराज, ठीक है रखिएगा, रसराज लिखा इन्होंने। तो आपका जो सही उत्तर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है KVS PGT में, इनमें से कौन सा कवि जो है सत्सईकार है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है सत्सईकार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि, ठीक है रखिएगा, वियोगी हरि जो है इन्होंने सत्सई लिखा है। इसके अलावा बृंद कवि मतिराम, इन्होंने भी जो है सत्सई लिखा है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है KVS PGT में, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 17, ठीक है रखिएगा। टोटल 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है महाकाव्य, ठीक है रखिएगा, महाकाव्य के अंतर्गत आती है प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT में, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्ति जो है निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गया प्रसाद शुक्ल, ठीक है रखिएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने कहा है ये। तो यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम क्या है? तो वो है स्नेही, ठीक है रखिएगा, स्नेही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता जो है परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पल्लव, ठीक है रखिएगा, पल्लव जो है इसमें परिवर्तन कविता प्रकाशित हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, इस पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृतिवास रामायण, ठीक है रखिएगा, कृतिवास रामायण का प्रभाव रहा है राम की शक्ति पूजा में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन असत्य है और वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ये बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ये बिल्कुल सही है। और प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा जो है मार्क्सवाद से विकसित हुई है। ये बिल्कुल सही है। तो A, B, C जो है बिल्कुल सही है, D गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किस कवि को जो है एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है रखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसके अलावा जैसे मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कहा जाता है, ठीक है रखिएगा, इनको दद्दा कहा जाता है। इसके अलावा नागार्जुन को जो है बाबा कहा जाता है, ठीक है रखिएगा, इनको बाबा कहा जाता है नागार्जुन को। उसी प्रकार जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, इनमें से कौन सा कवि जो है नकेनवाद से जुड़ा हुआ नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इनमें से कौन सा कवि जो है नकेनवाद से जुड़ा हुआ नहीं? इनमें से कौन सा कवि जो है नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? ठीक है रखिए, कौन सा कवि जो है नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केसरी कुमार, ठीक है रखिए, केसरी कुमार जो हैं ये नकेनवाद से जुड़े हुए हैं।
और नकेनवाद का दूसरा नाम है प्रपद्यवाद। ठीक है, रखिएगा, इसका दूसरा नाम है प्रपद्यवाद। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है, तो वो है प्रपद्यवाद। और नकेनवाद जो है ये 3 महत्वपूर्ण लेखकों के नाम से ये वाक्य बना है, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम से बना है नकेनवाद। नलिन विलोचन शर्मा से न, ठीक है, रखिएगा, न, केसरी कुमार से के और न से नरेश। तो इन 3 लेखकों के नाम के पहले जो वर्ण हैं उनसे नकेनवाद शब्द बना है। तो आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, केसरी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, राम दशरथ मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राम दशरथ मिश्र को उनकी किस कृति की वजह से जो है 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आग की हंसी। ठीक है, रखिएगा, आग की हंसी के लिए राम दशरथ मिश्र को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है। तो इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हास्य का गवाह। ठीक है, रखिएगा, हास्य का गवाह जो है ये काव्य संग्रह है कुंवर नारायण का। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, लुकमान अली किसकी काव्य रचना मानी जाती है। लुकमान अली। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौमित्र मोहन। ठीक है, रखिएगा, सौमित्र मोहन की बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है लुकमान अली। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। बाकी प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ था, ये बिल्कुल सही कथन है। और तार सप्तक जो है इसके लेखक हैं अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय इसके लेखक है। और इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1943। याद रखिएगा, 1943 जो है ये तार सप्तक का समय माना जाता है। और प्रयोगवाद का जन्म जो है वो तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसके अलावा प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और प्रयोगवादी कविता जो है हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो A, B, C जो है बिल्कुल सही है, डी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ जो हैं इनमें से किस कवि का है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये पंक्ति जो है किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। याद रखिएगा, मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था NVS PGT में, तिलचट्टा नाटक के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षस। ठीक है, रखिएगा, मुद्रा राक्षस। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो है किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है नाटक। ठीक है, रखिएगा, नाटक के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथावस्तु का आधार क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार जो है इसकी कथावस्तु क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ठीक है, रखिएगा, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन जो है ये कथावस्तु है उपसंहार का, जिसके लेखक हैं डॉक्टर काशीनाथ सिंह। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, रखिएगा, उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था DSSSB PGT में। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा वशिष्ठ। याद रखिएगा, वर्षा वशिष्ठ जो है ये मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका का नाम है। और मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 में, याद रखिएगा, 1996 में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, मुझे चांद चाहिए के लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उसके नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना मानी जाती है? वे दिन, तो वे दिन जो है किस गद्यात्मक विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। याद रखिएगा, ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी जाती है वे दिन। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न पूछा गया था KVS PGT में। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखकों का एक युग्म गलत है, तो कौन सा गलत ऑप्शन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतीब्दा। याद रखिएगा, शबिप्ता जो है ये गलत उत्तर है। इसके लेखक प्रभाकर माचवे नहीं है। तो इसका वास्तविक लेखक कौन है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। याद रखिएगा, धर्मवीर भारती ने लिखा है शतीब्दा। इसके अलावा युग संधियों पर इसके लेखक अज्ञे हैं, ये बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ की ये लिखा है रविंद्रनाथ त्यागी परंपरा ने, ये बिल्कुल सही है। और विराम चिन्ह के लेखक हैं रामविलास शर्मा, ये बिल्कुल सही है। तो आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था PGT टीचर में। फांस उपन्यास लेखक का नाम क्या है? फांस, तो फांस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीव। याद रखिएगा, संजीव जो है ये लेखक का नाम है फांस के। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फांस किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है फांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था DSSSB PGT में। शेखरिक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखरिक जीवनी के संदर्भ में ये श्रुतिपरक अभिमत इनमें से किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शेखरिक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण